Dear student, myself Ajit Singh, Assistant Professor, Government Adarsh Girls College Shopur is going to teach you characteristics of virus in this video lecture. वायरस जो हैं, अगर हम उनके कैरेक्टर्स को देखें तो बड़ी ही एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, सिंपल इन्फेक्शियस ए सेलुलर एजेंट। इन्फेक्शियस इसलिए क्योंकि होस्ट सेल जो है जहाँ ये सरवाइव करते हैं, जिसके अंदर ये जिंदा रहते हैं, उसको इन्फेक्ट करने के लिए इनमें पोटेंशियल पाया जाता है। ये सेलुलर होते हैं क्योंकि इनकी जो कोशिका होती है, ये सेलुलर अगर टर्मिनोलॉजी कहीं भी आती है तो ये सेलुलर का मतलब होता है कि वहाँ जो कोशिका स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उसके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के स्ट्रक्चर है, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। तो ना ही वो नॉर्मल सेल की तरह कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस तरीके के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको हम ए सेलुलर कहते हैं, राइट। तो सिंपल इन्फेक्शियस ए सेलुलर एजेंट जो है ये काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वायरस में एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी गई थी स्लाइडेन एंड सॉन के द्वारा, इसमें वायरस जो है वो फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्होंने प्रपोज किए थे कि किसी भी सेल को अगर सेल माना जाए, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को अगर सेल माना जाए तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसमें जैसे ये बोला गया था कि भाई सेल जो है पहले से मौजूद सेल से डिवाइड होती हैं, ओमनी सेलुला ए सेलुली। लेकिन वायरस में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, वायरस में मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी वायरस फॉलो नहीं करते, इसीलिए इनको एक्सेप्शन माना गया है सेल थ्योरी का, राइट। तो इसीलिए इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कंसीडर किया जाता है। इनको इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट भी काउंट करते हैं। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, मतलब ये खुद तो सेल नहीं है, खुद तो बहुत ही एक सिंपल कंपोनेंट हैं जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ ये पाए जा रहे हैं ये सेल के अंदर, जैसे हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाए जाएं, राइट। तो सेल के अंदर ये पाए जाने के कारण इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट, इनके पास कोई अदर चॉइस नहीं है, ये सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि इनके पास अपनी तो कोई मेटाबॉलिक मशीनरी है नहीं, इसीलिए ये जो भी इनको एनर्जी या कुछ चाहिए तो ये होस्ट से ही ले सकते हैं। तो इसीलिए इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट ये काउंट होते हैं। तो ये सिंपल सा कुछ कैरेक्टर्स यहाँ इनिशियली हमने देखा। तो अभी हमने यहाँ देखा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि नॉन लिविंग जो हैं, मतलब जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जैसे कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन्स है, तो स्टोन्स में तो लाइफ नहीं है, तो वो उसको हम नॉन लिविंग काउंट करते हैं। वायरस अगर सेल के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। अब नॉन लिविंग की तरह उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे उसमें प्रोटोप्लास्ट और रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। दूसरा, जो वायरस होता है उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन सेल को नहीं किया जा सकता। आप अगर सेल को क्रिस्टलाइज करना चाहो तो एक लिविंग सेल को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, वायरस में फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं होती। फंक्शनल ऑटोनॉमी से मतलब होता है कि इनमें सारे जो भी रिएक्शंस हैं वो अपनी नहीं पाई जाती। ये कुछ भी अगर यूज करेगा तो ये होस्ट सेल का ही यूज करेगा, इसमें अपना कुछ नहीं होता है। तो जब इनके पास अपना कुछ नहीं है तो इसको कहते हैं लैक ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी। यहाँ पे जैसे आपने गंदे पानी को थोड़ी देर के लिए रख दिया तो आपने देखा होगा गंदगी नीचे की तरफ बैठने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन मतलब नीचे की तरफ बैठना। और सेडिमेंटेशन क्यों हुआ है? ग्रेविटी के कारण हुआ है, राइट। तो वायरस भी इसी तरीके के हैं। वायरस को अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी ऐसे मीडियम में रख दोगे, लिक्विड मीडियम में, तो वो नीचे की तरफ सेडिमेंट होने लगते हैं। जबकि लिविंग कोशिकाएं, जो जिंदा कोशिकाएं होती हैं, अगर उनको लिक्विड मीडियम में रखोगे तो वो ऐसा नहीं करती, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी जो है ये इनकी लिविंग नॉन लिविंग प्रॉपर्टी से सिमिलैरिटी शो करती है।
कोई ग्रोथ नहीं होती, खुद से कोई ग्रोथ नहीं होती। ऐसे तो ये करेंगे, सेल के अंदर तो करते हैं, लेकिन खुद से कोई ग्रोथ नहीं होती, डिवीजन नहीं होता, और ना ही इनमें एनर्जी को स्टोर करने का कोई सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ सर्टेन फीचर्स हमने देखे, ये कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज हैं वायरस की। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी होते हैं नॉन लिविंग को लेके, लेकिन यही कुछ मेन फीचर्स हैं। अब बात करते हैं हम लिविंग कि भाई ये तो हमने नॉन लिविंग का देखा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जिनमें ऐसी भी पाई जाती हैं जो लिविंग मैटर के साथ सिमिलैरिटी शो करती हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली चीज तो ये कि जो वायरस होते हैं ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल के बने होते हैं, क्योंकि हमारी सेल भी जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इस तरीके के जो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल हैं इनकी बनी होती हैं। तो वायरल जो होते हैं वो भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मोस्टली इनके बने होते हैं, और ये दोनों ही ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल हैं। तो पहली सिमिलैरिटी तो ये हो गई। जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं राइट होस्ट के अंदर, राइट। ये जो है मल्टीप्लिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम होस्ट सेल के अंदर बात कर रहे हैं कि अगर एक होस्ट सेल के अंदर ये हैं तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और इनके जेनेटिक मटेरियल में चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनमें म्यूटेशंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। म्यूटेशंस कहते हैं जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन है उसका चेंज हो जाना, ठीक है। इनमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे सेल के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, वैसे इनमें भी कुछ एंजाइम्स देखे गए हैं, जैसे न्यूरामिनिडेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो वायरस के अंदर पाए गए हैं, राइट। यहाँ पे इन्फेक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। इन्फेक्टिविटी कहते हैं होस्ट को इन्फेक्ट करने का पोटेंशियल। अगर कोई वायरस होस्ट कोशिका से बाहर है तो उसमें ये क्षमता पाई जाती है कि वो होस्ट कोशिका के अंदर एंटर कर सकता है, होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इन्फेक्टिविटी। दूसरा है होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी कहते हैं कि कोई वायरस, मान लो एक वायरस है ए, ये अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो ये ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करेगा। अगर ये इसको डॉग में डाल दोगे तो ये डॉग में इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब होस्ट के लिए स्पेसिफिक है, जिसको इन्फेक्ट करेंगे, जिस होस्ट के लिए ये वायरस है उसी को ये इन्फेक्ट करते हैं, बाकी किसी स्पीसीज या सेल को ये इन्फेक्ट नहीं करते। इनको ऑटोक्लेविंग, थोड़ा सा भी गर्म करोगे तो ये मर जाते हैं, यूवी रे से भी इनको किल किया जा सकता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी लिविंग की है। सेल को भी आप गर्म करोगे तो वो खत्म हो जाती है, यूवी रे से भी सेल को नष्ट किया जा सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस को ये अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो होस्ट के अंदर तो राइबोसोम भी था, साइटोप्लाज्म भी था, प्रोटीन बनाने की सारी मशीनरी होस्ट कोशिका के अंदर होती है। तो जैसे ही वायरस एंटर करता है तो वायरस क्या करता है, होस्ट कोशिका की पूरी प्रोटीन मशीनरी को वो कैप्चर कर लेता है, और एंटर होने के बाद अब होस्ट कोशिका अपनी प्रोटीन मशीनरी से कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगी मोस्ट ऑफ द केसेज में। अब वायरस जो है वो वहाँ से प्रोटीन बनाएगा, और ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टीज का मतलब लिविंग प्रॉपर्टी जैसा एक सिम्टम्स है। तो यहाँ पे हमने कुछ वायरस की ऐसी प्रॉपर्टीज देखी जो लिविंग से सिमिलैरिटी शो करती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखी जो नॉन लिविंग से सिमिलैरिटी शो करती हैं। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ध्यान रखनी है। थोड़ा सा इतिहास की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो बहुत ज़्यादा हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना नहीं है, बट मेन जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं वायरस की डिस्कवरी को लेके। तो देखिए, वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरस टर्म हम देते हैं, वायरस का मतलब पॉइजनस फ्लूइड है। ये टर्मिनोलॉजी पाश्चर ने यूज की थी 1880 में। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए 1892 में। ये टोबैको मोजेक डिजीज पे काम कर रहे थे, और टोबैको मोजेक डिजीज जो है वो एक तरीके की क्या होता है, तंबाकू की जो पत्ती होती है उस पर मोजेक टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं। और जब तंबाकू की जो पत्ती होती है उस पर अगर इस तरीके से धब्बे पड़ जाएं तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू
जैसे टोबैको को जहाँ कहीं भी हम यूज करते हैं वहाँ उसकी कॉमर्शियल जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो वैज्ञानिक जो हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले कारणों की जब स्टडी कर रहे थे तो इवानोव्स्की ने 1892 में ये देखा टोबैको मोजेक डिजीज TMD जो है वो बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक फिल्टर होता है, जैसे मैं बैक्टीरिया के लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात किया हूँ। बैक्टीरियल फिल्टर क्या होता है, एक पोरस फिल्टर जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें से बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वो पास नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने देखा कि टोबैको मोजेक डिजीज को जो फैला रहा है एजेंट वो बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाता है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं होते। उस टाइम ये माना जाता था। आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं बैक्टीरिया की जो पास हो जाती हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा भी क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम ये माना जाता था कि बैक्टीरियल फिल्टर जो है उसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते। तो इवानोव्स्की ने ये सबसे पहले ये बताया। उसके बाद बेंजेरिंग जो है उन्होंने 1898 में क्या किया कि टोबैको मोजेक डिजीज वाली जो पत्ती थी उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका पूरा निचोड़ निकाला और उसको हेल्दी प्लांट पे छिड़क दिया, और इन्होंने देखा कि उसके छिड़कने से उसमें डिजीज हो गई हेल्दी प्लांट में। इसका मतलब कि जो टोबैको मोजेक डिजीज प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट था वो इन्फेक्शियस था, उसमें वो एजेंट था जो डिजीज फैला रहा है। और इन्होंने इस लिक्विड को नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, राइट, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम उसको नाम दिया। उसका मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूइड लिक्विड, और ये काफ़ी एक फेमस ये जो है टर्मिनोलॉजी, आपको इसको ध्यान रखना है। बाद में स्टैनले एक वैज्ञानिक हुए हैं, WM स्टैनले, 1935 में उन्होंने टोबैको मोजेक वायरस जो कि टोबैको मोजेक डिजीज फैलाता है इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया, इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया, और ये पहला वायरस था जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था, और स्टैनले को इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इससे पहले हम जो इनकी स्टडी को कभी स्ट्रक्चर को स्टडी ही नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से ये बने हुए होते हैं, किस तरीके से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपस में अरेंज होते हैं। अगर एक वायरस जो है होस्ट कोशिका से बाहर होता है तो उसको विरियन कहते हैं। इसका मतलब विरियन जो है एक इन्फेक्शियस फॉर्म है, क्योंकि सेल से बाहर होगा तभी तो वो सेल के अंदर इन्फेक्शन करेगा, तो इसीलिए इसको इन्फेक्शियस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेल से बाहर अगर वायरस पार्टिकल है तो वो विरियन कहलाएगा। तो ये हमने कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स को देखा यहाँ पर कि भाई वायरस की जो हिस्ट्री है वो किस किस फेज से होके गुजरी है। अगर वायरस की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वायरस की स्ट्रक्चर में 3 बड़े मेन पार्ट्स होते हैं, एनवलप, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे एनवलप जो है वो आउटर लाइपोप्रोटीन लेयर होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, और इसको वायरस जब होस्ट कोशिका से निकलता है तो वो होस्ट कोशिका की सेल मेम्ब्रेन से चुराता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि ये सभी वायरस में ये मिले ये जरूरी नहीं है, एनवलप सभी वायरस में नहीं मिलता, राइट। दूसरा, ये जो एनवलप है ये किसका बना होता है, ये लाइपोप्रोटीन लेयर होती है जिसमें लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, और इस लिपिड और प्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट वायरस जो होता है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से चुराता है जब वो होस्ट सेल से बाहर निकल रहा होता है। इसमें जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो मोस्टली होस्ट सेल से ही चुराया जाता है, लेकिन जो प्रोटीन वाला पार्ट है इसमें अगर इस लेयर में कोई प्रोटीन पाई जा रही है तो वो मोस्टली वायरस के DNA के द्वारा बनाई हुई होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन, जैसे इसमें जो प्रोटीन होंगी वो ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती हैं, और उनको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। जैसे HIV पे आप देखोगे, HIV के वायरस की स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स पाए जाते हैं एनवलप में। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पाइक हैं उसको कौन बनाता है, उसको वायरस बनाता है, जबकि उस एनवलप में अगर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो इसको होस्ट कोशिका ही सिंथेसाइज करती है। आपको ये ध्यान रखना है। मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल वायरस, और इस तरीके का एनवलप स्ट्रक्चर ज़्यादातर एनिमल वायरस में देखा गया है, जैसे HIV, हर्पील वायरस। ठीक है, तो एनवलप जो है उसको लेके इस तरीके से ये जो सर्टेन पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। एनवलप के अंदर
जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो होती है कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटीनियस नेचर होती है, मतलब ये प्रोटीन की बनी होती है और इसकी एक सब यूनिट को, मतलब इसकी एक यूनिट को अगर हम देखें तो उसको कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहेंगे? कैप्सोमियर कहेंगे। कैप्सोमियर एक यूनिट है जो कैप्सिड को बना रहा है। मतलब जैसे अगर एक कैप्सिड है इस तरीके से, तो ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना प्रोटीन की से, तो इनको कहते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, जो कैप्सिड है वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल वहाँ होगा वो उसके अंदर पाया जाएगा। तो कैप्सोमियर होते हैं जो इसकी यूनिट हैं, ये कैप्सोमियर या तो पेंटोन फॉर्म में होते हैं या हेक्सॉन फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर एक कैप्सोमियर जो है दो फॉर्म में वहाँ पे पाई जा सकती है। इसके अंदर जो तीसरी स्ट्रक्चर होती है वायरस के अंदर वो होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और यहाँ जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लिक एसिड अगर पाया जाता है वायरस के अंदर तो ये डीएनए के रूप में भी पाया जा सकता है, आरएनए के रूप में भी ये मिल सकता है। अगर ये डीएनए के रूप में मिल रहा है तो मोस्टली एनिमल वायरस के केस में इस तरीके का पैटर्न देखा गया है, और आरएनए के रूप में अगर न्यूक्लिक एसिड है तो मोस्टली इस तरह की सिचुएशन जो है वो प्लांट वायरस के केस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सर्टेन कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर को लेकर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लिक एसिड जो भी वहाँ पाया जाएगा ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वहाँ काम करता है। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं जो आपके कैरेक्टर को डिसाइड करे, राइट, जो आपके फीचर्स को डिसाइड करे, सेल को कंट्रोल करे, तो उसको कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के लेके बड़ी ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ये इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स में या एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड को बहुत ज़्यादा आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जो डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर डीएनए है तो यहाँ पे वो डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। डीएसडीएनए मतलब डबल स्ट्रैंड, ये हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे कहीं भी स्लाइड में डीएस आ रहा है तो ये मैं कंप्लीट पूरी स्लाइड के लिए ही एक चीज़ बता देता हूँ। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंड और एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कोड याद रखना है क्योंकि अक्सर लिटरेचर को इस वे में लिखा जाता है। तो अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जा रहा है तो वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए के एग्जांपल्स को देखें कि वो किस किस वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए हैं, तो उसमें मोस्टली एनिमल वायरस इसी कैटेगरी में आते हैं। पॉलियोमा वायरस, पॉक्स वायरस, T1 बैक्टीरियोफाज, T1 का मतलब होता है T2, T4, T6, इस तरीके से। हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस बी, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, CMV, जेमिनी वायरस, ये कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। आउट ऑफ दीज वायरस लास्ट के जो दो वायरस हैं, जेमिनी वायरस और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ये दो प्लांट वायरस हैं। प्लांट वायरस में यूजुअली डीएनए नहीं पाया जाता जेनेटिक मटेरियल के रूप में, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता। इसमें दो ही बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल हैं, 5X174 एंड M13 फाज, बैक्टीरियोफाज। ये M13 जो है एक बैक्टीरियोफाज है, तो 5X174 और M13 बैक्टीरियोफाज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रखने वाले वायरस हैं। ठीक है, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है, आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंड फॉर्म में पाया जाता है, आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में पाया जाता है। तो आरएनए भी दो फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन वो सिंगल स्ट्रैंड में मिलेगा। डीएनए भी देखो दोनों फॉर्म में है, लेकिन मोस्टली वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में मिलेगा। यही मैं भी बात कर रहा था। जो आरएनए है, अगर इसमें डबल स्ट्रैंड फॉर्म आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, तो इसमें जो वायरस आते हैं वो रियो वायरस, रोटा वायरस
वार्म ट्यूमर वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ये कुछ वायरस हैं जो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। सिंगल स्टैंड आरएनए के केस में अगर हम देखें तो टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, रेबीज वायरस, ये कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें सिंगल स्टैंड आरएनए मोस्टली पाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, मोस्टली प्लांट वायरस। तो जो प्लांट वायरस हैं वो मोस्टली इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंड आरएनए में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोस्टली एनिमल वायरस, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो मोस्टली प्लांट वायरस, मोस्टली प्लांट वायरस। तो वो मोस्टली जो प्लांट वायरस है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दो प्लांट वायरस ऐसे हैं जो डीएनए में हैं, वो है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस और जेमिनी वायरस। मोस्टली एनिमल वायरस डबल स्टैंड डीएनए के रखते हैं, लेकिन कुछ एनिमल वायरस ऐसे भी हैं जो सिंगल स्टैंड आरएनए रखते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, राइट, उसके बाद रेबीज है और हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, ये 4 वायरस हैं, इनमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। देखिए हेपेटाइटिस 5 तरीके का वायरस होता है, ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें से बी के अंदर तो डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, बाकी जो हैं जो 4 फॉर्म बचती हैं उसमें सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, आपको ये याद रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो है वो 5 तरीके का है, बी में डबल स्टैंड डीएनए, बाकी जो 4 बचे ए, सी, डी, ई फॉर्म, उसके अंदर जो है वो सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। तो इस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल को लेके वेरिएशंस हैं वायरस में, वो आपको ध्यान रखना है और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन अगर देखा जाए कि भाई डीएनए जो है, इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो चाहे आरएनए हो, होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेट कहाँ करते हैं, क्योंकि इनके खुद के पास तो ये कैपेबिलिटी है नहीं। तो ये देखा गया है कि ये 2 जगह पर रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर इनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करेंगे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन नहीं करता, वो साइटोप्लाज्म में करता है। तो ये तो पॉक्स वायरस की बात है। लेकिन यूजुअली अगर किसी वायरस के अंदर डीएनए पाया जा रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेट करेगा। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इन्फ्लुएंजा। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, लेकिन फिर भी ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट नहीं करता, ये न्यूक्लियस के अंदर करता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉमन कंडीशन और एक्सेप्शन आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अगर वायरस की एंट्री को देखा जाए कि भाई वायरस जो है एक होस्ट के अंदर कैसे एंटर करता है, क्या पूरा का पूरा वायरस अंदर जाता है या सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है, तो कंप्लीट वायरस भी अंदर जा सकता है। कंप्लीट वायरस का मतलब होता है कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो भी वायरस के बाहर मिल रहा है जेनेटिक, मोस्टली वायरस में कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्योंकि एनवलप तो हर वायरस में पाया नहीं जाता है। तो इसीलिए कैप्सिड और प्रोटीन, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल, वो दोनों ही यहाँ सेल के अंदर एंटर होते हैं। एनिमल और प्लांट जो वायरस हैं वो दोनों इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जब भी कभी कोई एनिमल वायरस होस्ट के अंदर जाएगा वो पूरा जाता है, और जब भी कोई प्लांट वायरस जाएगा तो वो कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल दोनों के साथ जाता है। इसीलिए जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उनको जूफेजिनी कहते हैं, जबकि प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम फाइटोफेजिनी कहते हैं। तो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करे तो जूफेजिनी और प्लांट सेल को इन्फेक्ट करे तो फाइटोफेजिनी। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो जेनेटिक मटेरियल को ही होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इस कैटेगरी में बैक्टीरियोफाज आते हैं। बैक्टीरियोफाज वो वायरस हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाले वायरस पाए जाते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। ये तो एंट्री की बात थी। अब वायरस एग्जिट कैसे करेगा होस्ट सेल से? तो अगर कोई एनवलप्ड वायरस है जिसके चारों तरफ एनवलप पाया जाता है तो वो एक्जोसाइटोसिस के थ्रू निकलता है, और जब वो एक्जोसाइटोसिस के थ्रू वहाँ से होस्ट सेल से निकलता है उसी टाइम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट चुरा लेता है और उसी से एनवलप का निर्माण करता है। लेकिन अगर कोई नॉन एनवलप्ड वायरस है जिसके चारों तरफ एनवलप नहीं पाया जाता तो वो सेल से लीक होता है, सेल को लाइसिस नहीं करता, वो सेल से जो है वो लीक होता रहता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होके। लेकिन अगर बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करेगा, पूरी तरीके से मार देगा। और लाइटिक साइकिल में हम ये सब डिस्कस कर भी चुके हैं। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो लाइटिक साइकिल में ही बैक्टीरियल सेल को मारता है और वो सेल को पूरी तरीके से लाइस तोड़ देता है, तब जाके वो पूरा निकलता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि बैक्टीरियोफाज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होकर लीक नहीं हो पाता और बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल भी होती है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जिट पैटर्न है वायरस के। अगर हम सिमेट्री को देखें तो वायरस जो है इसकी सिमेट्री जो है वो 3 तरीके की होती है। वायरस सिमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर। सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर, की मतलब जो कैप्सोमियर है वायरस के अंदर वो किस पैटर्न में अरेंज हो रही है, उसी को हम वायरस सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से ये अरेंज होती हैं। हेलिकल सिमेट्री, इस तरीके से रॉड शेप अगर कोई वायरस बन रहा है तो रॉड शेप वायरस जो है उनकी जो सिमेट्री होती है उसको हम हेलिकल सिमेट्री कहते हैं। जैसे टोबैकोमोलिक वायरस, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। आइकोसाहेड्रल इस तरीके से अगर स्फेरिकल जो है शेप बन जाती है, और कंप्लीट स्फेरिकल तो नहीं लेकिन इस तरीके से इसको कहते हैं आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का जो अगर एग्जांपल है वो एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस 5X174 इनमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में ये दोनों ही सिमेट्रियाँ पाई जाती हैं। जैसे बैक्टीरियोफाज हैं, बैक्टीरियोफाज की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो हेड पार्ट है ये तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को फॉलो करता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है टेल, ये जो है हेलिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आइकोसाहेड्रल और हेलिकल दोनों ही सिमेट्रियाँ पाई जा रही हैं। ये केस देखने को मिलता है बैक्टीरियोफाज में। ठीक है, तो ये 3 तरीके की सिमेट्री हमने यहाँ पे देखी। वायरस की अगर ग्रोथ को देखा जाए तो वायरस जो है, जैसे बैक्टीरिया में हमने ग्रोथ को देखा था, तो इस तरीके से सिग्मोइडल कर्व वहाँ पे आया था। वायरस का जो कर्व है वो सिग्मोइडल नहीं होता है। वायरस का ग्रोथ सिंगल स्टेप ग्रोथ को फॉलो करता है। सिंगल स्टेप ग्रोथ का मतलब है कि आपको जैसे ही या तो ग्रोथ मीडियम में आपको कोई भी वायरस नहीं दिखेगा, या फिर सडनली आपको वहाँ पे एक ही मोमेंट में बहुत सारे वायरस अपीयर हो जाएंगे। तो इस तरह की ग्रोथ को सिंगल स्टेप ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे जब किसी सेल को आप इन्फेक्ट करते हो वायरस के द्वारा, तो वो सेल जो है सर्टेन टाइम तक उसके अंदर वायरस जो है अपनी कॉपी बनाते हैं, और जब तक वो कॉपी बना रहे हैं वो आपको बाहर नहीं दिखेंगे, आप उनको बाहर डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं एक्लिप्स फेज, राइट, एक्लिप्स फेज कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो अंदर अंदर अपनी संख्या बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन चूंकि वो होस्ट सेल के अंदर है इसीलिए आपको बाहर से वो पता नहीं चल रहा है, एक्लिप्स फेज। लेकिन जैसे ही होस्ट सेल के अंदर वो मैच्योर होते हैं तो वो उसके होस्ट सेल से बाहर आते हैं और सडनली आपको उनकी संख्या जो है वो डिटेक्ट होती है। होस्ट सेल, जैसे अगर मैं बैक्टीरियोफाज का केस लूँ तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया के अंदर मान लो 50 बैक्टीरियोफाज एक सेल के अंदर बन चुके हैं। तो जैसे बैक्टीरियल सेल फटेगी तो तुरंत आपको 50 बैक्टीरियोफाज बाहर दिखेंगे, लेकिन जस्ट एक मोमेंट पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, सेल के अंदर थे वो सब। तो कहने का मतलब है इस तरीके से एक ही स्टेप में वहाँ पे आपको सडन जो उनकी संख्या है उसमें बढ़ोतरी दिखती है, और जितनी संख्या बढ़ेगी उसको कहते हैं बर्स्ट साइज। मतलब एक सेल कितने वायरस बना सकती है उसको कहते हैं बर्स्ट साइज, राइट। और फिर से वो संख्या कांस्टेंट हो जाती है। तो इस टाइप की जो ग्रोथ है ये बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलती, ये वायरस में देखने को मिलती है, और इसको वन स्टेप ग्रोथ कहते हैं या सिंगल स्टेप ग्रोथ कहते हैं, सडन ग्रोथ। और ये जो जैसे एक बैक्टीरियल सेल थी उसको आपने यहाँ इन्फेक्ट किया, बैक्टीरियल सेल के अंदर उन्होंने अपनी तैयारियां की, जैसे बैक्टीरियल सेल फटी तुरंत आपको उसकी संख्या दिखी और फिर वो कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल से कितने बैक्टीरियोफाज या कितने वायरस जो हैं मैक्सिमम बन सकते हैं उसको कहते हैं बर्स्ट साइज। और कितना टाइम वो उसको बनाने में ले रही है, एक होस्ट सेल को जब हम इन्फेक्ट करते हैं तो कितना टाइम वो वायरस को सिंथेसाइज करने में ले रही है उसको कहते हैं एक्लिप्स फेज, राइट। वायरस की जो काउंटिंग की जाती है किसी भी ग्रोथ कर्व में
वो PFU टर्मिनोलॉजी के रूप में की जाती है। PFU मतलब प्लेक फॉर्मिंग यूनिट, राइट। तो इसी के बेस पे वायरस को कैलकुलेट किया जाता है। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है कि जो PFU है उसके बेस पे ही वायरस की काउंटिंग की जाती है। उसके बाद वायरस जो है उसको अगर हम देखें कि जो वायरस हैं, कुछ होस्ट सेल्स ऐसे होते हैं जो, जैसे मेरे बॉडी के अंदर अगर वायरस आया तो वायरस जो हैं उससे बचाने के लिए मेरी सेल्स कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं जिनको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या करती है, जिस सेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगी और वो खुद को नहीं बचाएगी लेकिन आसपास की जो सेल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर देती है, राइट। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट ये फीचर्स है यहाँ पे। आइसेक एंड लिंडेमान दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इंटरफेरॉन को डिस्कवर किया था। वायरस को अगर नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो इसमें क्रिप्टोग्राम मेथड जो है, बाइनोमियल सिस्टम या नहीं चलता, या क्रिप्टोग्राम मेथड जो है वो फॉलो होता है। क्रिप्टोग्राम मेथड जो है उसको गिब्स ने प्रपोज किया था। जैसे TMB का क्रिप्टोग्राम अगर हम देखें तो ये R/1, 2/5, E/E, S/A, मतलब यहाँ पे 4 सेट होते हैं। पहला जो सेट है उसमें ऊपर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे यहाँ R है तो इसका मतलब RNA है, D है तो DNA है, और नीचे की तरफ जो संख्या दिखा रहे हैं पहले सेट में वो स्टैंड इन न्यूक्लिक एसिड, अगर 1 लिखा हुआ है तो वो सिंगल स्टैंड है, अगर 2 लिखा हुआ है तो वो डबल स्टैंड है। दूसरा जो सेट है ये, इसमें जो अपर वैल्यू है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियन, जैसे यहाँ 2 है तो मतलब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 मिलियन है। 5% ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस, मतलब इस टोटल स्ट्रक्चर में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मिला के इस न्यूक्लिक एसिड का इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाकी 95% इस वायरस के अंदर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड सेट था, राइट, तो जैसे थर्ड सेट यहाँ पे है E/E, तो यहाँ पे थर्ड सेट में जो अपर वैल्यू है वो दिखाएगी यहाँ पे आउटलाइन ऑफ वायरस से, अगर S है तो स्फेरिकल, E है तो इलोंगेट या रॉड शेप, और B है तो बैसिलीफॉर्म, बैसिलस। तो यहाँ पे E लिखा हुआ है, इसका मतलब इलोंगेट स्ट्रक्चर है। और दूसरा आउटलाइन ऑफ न्यूक्लियर कैप्सिड, वायरस का कैसा शेप है और उसके कैप्सिड का कैसा शेप है, तो यहाँ पे दोनों में ही E आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही इलोंगेट शेप को फॉलो करते हैं। जो फोर्थ साइट है वो टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, मतलब किस टाइप के होस्ट में ये इन्फेक्शन करते हैं, और टाइप ऑफ वेक्टर, मतलब किस मीडियम से ये फैलते हैं। तो इधर की तरफ अपर जो वैल्यू है वो टाइप ऑफ इन्फेक्ट, और यहाँ टाइप ऑफ वेक्टर। अगर B है तो बैक्टीरियल जो सेल जो है वो होस्ट की तरह काम कर रही है। F फंगस, I इन्वर्टिब्रेट, S सीड प्लांट। तो यहाँ पे TMB के केस में लास्ट जो फोर्थ सेट है वो S/A है। S/A मतलब, अब ये S/A क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये देखते हैं। जो फोर्थ सेट था वो क्या लिखा हुआ था, S/A, तो S क्या दिखा रहा है, सीड प्लांट, इसका मतलब टोबैको मोजेक प्लांट के लिए जो होस्ट है वो एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, टोबैको एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, राइट। A नीचे की जो वैल्यू है फोर्थ सेट में वो टाइप ऑफ वेक्टर को शो करता है। जैसे AP लिखा हुआ था एफिड्स के द्वारा वो फैल रहा है, FU मतलब फंगस के द्वारा फैल रहा है, M4 माइट्स के द्वारा फैल रहा है, O4 स्प्रेड विदाउट वेक्टर, वो वैसे ही फैल रहा है, उसका कोई वेक्टर डिफाइन नहीं है। S4 सीड है, ट्रांसमिटेड मतलब बीज के द्वारा वो ट्रांसमिट हो रहा है। A4 एयर, तो यहाँ पे S/A लिखा हुआ है, इसका मतलब जो टोबैको मोजेक वायरस है वो एयर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि क्रिप्टोग्राम मेथड जो है गिब्स ने जो दिया है वो इस तरीके से इनके जो इंफॉर्मेशन है वो कोड के रूप में वहाँ पे स्टोर रहती है, और हम इस तरीके से उस लैंग्वेज से वायरस के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड कर सकते हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने वायरस को लेके स्टडी किए। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम टोबैको मोजेक वायरस, T4 बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया की जो अदर फॉर्म है उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।